हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नून इंस्टीट्यूट। तो गाइस देखिए, आज हम आपको एजुकेशन का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा, आई होप कि आप जाके पहले उसे ज़रूर देखिएगा। ये तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको वीडियो सर्च करने में, ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो कोर्स है ये SEC का यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है आपका। फिर हमारा आता है, बुक का नाम क्या है आपका, शिक्षा में मीडिया यानी कि मीडिया इन एजुकेशन। इस पर जो आपका यूनिट 1 आता है वो आता है आपका संचार, मीडिया और शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, शिक्षा में मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया। इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। बस परिचय स्टार्ट करते हैं। जनसंचार माध्यम अर्थ ऐसी तकनीकी से है जिसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर दर्शकों को पहुंचाना है। ये आम जनता के विशाल बहुमत तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला संचार को प्राथमिक साधन है। मास मीडिया के लिए सबसे आम मंच समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट है। कौन कौन से मास मीडिया के? समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जैसे हम रेडियो के बारे में पढ़ते हैं, नंबर 1 जो अपने ऊपर पढ़ा है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं रेडियो को। 24 दिसंबर 1906 की शाम कनाडा वैज्ञानिक रेजिनाल्ड फेल्डेंस ने जब अपना वायलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाज़ों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना। वह दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरुआत थी। यानी कि देखिए, कहाँ से? कनाडा से पूरी दुनिया में उन्होंने कहाँ पे सुना? रेडियो पे। पूरी दुनिया ने सुना रेडियो पे। तो एक तरंग कनाडा से पूरी दुनिया में फैल गई। कैसे फैल गई? रेडियो के थ्रू फैल गई। इससे पहले जगदीश चंद्र बसु ने भारत में तथा गुलियानो बरकोडा ने सन 1900 में इंग्लैंड में अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश भेजने की शुरुआत कर दी थी। पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत 1906 में फैंसन के साथ हुई। लिदा फॉरेस्ट ऑफ चार्टर हैरोल्ड जैसे लोगों ने इसके बाद रेडियो प्रसारण के प्रयोग करने शुरू किए। जब तक रेडियो प्रयोग सिर्फ नौसेना तक ही सीमित है, यानी कि नौसेना लोग जो थे वो ही रेडियो का इस्तेमाल करते थे। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसी भी गैर फौजी के लिए रेडियो का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया था। तो मतलब पहले क्या होता था, सिर्फ जो फौजी लोग होते थे वो ही रेडियो इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्या है, रेडियो तो पूरी दुनिया में फैल गया, सब दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है, गाने वगैरह सब कुछ सुन रही है। फिर आते हैं हमारे शिक्षा में रेडियो की भूमिका। क्या भूमिका थी? देखिए, घटनाओं की जानकारी इसके माध्यम के छात्र को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना की जानकारी मिलती है। इस प्रकार छात्र बनते इतिहास को सुनते और देखते हैं। देख तो सकते नहीं रेडियो पे, सॉरी ये प्रिंट हो गया होगा गाइस, ओनली सुन सकते हैं हम। तो कैसे सुन सकते हैं? क्या सुन सकते हैं? जो हमारे इतिहास चल रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें क्या चल रही है वो सब हम किस पे? न्यूज़ के थ्रू, क्योंकि रेडियो में न्यूज़ वगैरह भी आती है, तो सुन सकते हैं। वैज्ञानिकों के व्यक्तित्व सुनने के लिए छात्र विश्व का महान विभूतियों की आवाज़, भाषण और व्यक्तित्व सुन पाते हैं जो आज भी जीवित वास्तविकताएं हैं। यानी कि जो क्या नाम है, महान व्यक्ति है, वैज्ञानिक है, उनकी जो भाषण, उनकी जो आवाज़ें, उनको देख तो सकते नहीं है वो जाके, क्योंकि वो जो इतने वैज्ञानिक लोग हैं, इतने महान लोग हैं, तो क्या करते हैं, उनकी आवाज़ ही सुन सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री मोदी हैं। अब कोई भी एक पर्सन उनसे जाके नहीं मिल सकता, ऑब्वियसली वो VIP पर्सन है। तो VIP पर्सन की आवाज़ वो लोग कैसे सुन सकते हैं? रेडियो के थ्रू सुन सकते हैं। 3rd नंबर आता है हमारा, कहानियाँ, नाटक आदि सुनने के लिए छात्रों के लिए उच्च स्तर के नाटक प्रसार किए जा सकते हैं। जो उच्च स्तर के नाटक है, जो जिसमें एजुकेशन दिखाए थे, वो क्या उसमें सुनाए दिए जा सकते हैं। फिर आता है हमारा 4th पॉइंट, संगीत सुनने के लिए सामान्य छात्र महात्मा कलाकारों को संगीत सुनने का अवसर पा सकते हैं। भाषण और संगीत का रिकॉर्ड करना कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को दोहराना, आवश्यकता अनुसार शैक्षिक क्रम में प्रस्तुत करना आदि संभव हो सकता है। फिर आता है नंबर 5, कार्यक्रमों की आवाज़ को आसानी से सभी छात्रों को सुनाने के लिए रेडियो के माध्यम से सभी छात्र आसानी से कार्यक्रमों को सुन सकते हैं।
यानी जो यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, वो रेडियो के थ्रू आसानी से सुन सकते हैं। फिर हमारा आता है सेकंड, दूरदर्शन। दूरदर्शन का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जे.एल. ब्रैडर ने 1944 में किया। टेलीविज़न में रेडियो तथा चलचित्र दोनों के गुण मौजूद हैं। थर्ड तथा डॉर्बच के अनुसार ये सर्वाधिक आशापूर्ण दृश्य उपकरण है, क्योंकि संदेशवाहन के इस एक यंत्र में रेडियो और चलचित्र के सभी गुण मिश्रित हैं। यानी कि रेडियो के भी और चलचित्र के भी, इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। प्रशिक्षित शिक्षणों तथा सुचित प्रयोगशालाओं का अभाव टेलीविज़न द्वारा पर्याप्त रूप से कम किया जा सकता है। TVNF द्वारा निर्मित विज्ञान के चित्र बहुत रोचक हैं और उपयोगी होते हैं। आजकल अनेक प्रसारण के माध्यम से दूरदर्शन विज्ञान संबंधी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। जो विज्ञान में चीज़ें होती है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि देखकर बच्चों को आसानी से समझ आ सकता है। अगर देखो हम एक बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को ओरल हम बताते रहेंगे कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, इसमें ये हुआ था, इसमें वो होता, तो वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। उसको ये लगेगा कि भैया ये सामने खड़ा है, वो पकड़ कर ही जा रहा है। पर ऐसा नहीं है। अगर हम उसको दिखा के समझाएंगे कुछ, तो उसके माइंड पे ज़्यादा असर होगा। कुछ भी चीज़ को दिखा कर करवाना बहुत असरदार होता है, जिनके माध्यम से छात्र अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। उनको सुनने के बजाय देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आपने देखा भी होगा, जब इनफैक्ट हम खुद पे अपने बात रख के बोलते हैं कि जब हम छोटे थे तो हम साइंस की क्लास जब होती थी हमारी, तो मैम एक सामने खड़ी हो गई, वो पकड़ ये होता है, ये एंजाइम होता है, ये एंजाइम होता है, वो करती रहती थी। कुछ समझ नहीं आता था हम सबको कुछ भी। लेकिन जब वही चीज़ वो साइंस लैब में जाके दिखाती थी तो बच्चों को इतना इंटरेस्ट होता था कि ग्रुप्स में वो लोग देखते थे, क्योंकि बच्चों को देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है सुनने के बजाय। शैक्षिक दूरदर्शन यानी कि एजुकेशनल टेलीविज़न। जब दूरदर्शन के कार्यक्रम शैक्षिक समस्याओं से जुड़े हो तो उसे सामान्य शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्रम कहा जाता है। में प्राय निम्न प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित किए जा सकते हैं, जैसे कि सामान्य ज्ञान के कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण संबंधित कार्यक्रम, UGC के कार्यक्रम, विज्ञान की जिज्ञासाओं से संबंधित कार्यक्रम। अब इसमें आता है शिक्षा में दूरदर्शन की क्या भूमिका है। देखिए, दूरदर्शन के माध्यम से न केवल पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाता है, बल्कि छात्रों को पाठ्यक्रम सहभागी क्रिया में सहभागिता हेतु भी प्रेरित किया जा सकता है। विद्यार्थी को विद्यालय में ही देश विदेश में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी भी दूरदर्शन के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। अब बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं कि उनको देखकर इतना इंटरेस्ट हो जाता है कि वो खुद भी वो बनना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे सोल्जर की मूवी देखते हैं तो वो उनके माइंड में ये हो जाता है कि हाँ, हम तो ज़रूर सोल्जर ही बनेंगे, हमें तो पढ़ लिख कर सोल्जर ही बनना है। कुछ बच्चे होते हैं कि IAS की मूवी देख लेते हैं, तो उनको क्या मन में वो ठान लेते हैं कि हमें IAS ही बनना है, UPSC क्रैक करनी है, IAS बनना है। तो बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे क्या मोटिवेट जो होते हैं वो देखकर होते हैं। टीवी में वो जो चीज़ें देखते हैं उसे देखकर होते हैं। वर्तमान में शैक्षिक टेलीविज़न पर इस प्रकार है। कैसी है? समय प्रभा की चैनल है समय प्रभा। देखिए उसके बारे में पढ़ते हैं। समय प्रभा 34 चैनलों का एक समूह है जो 24 घंटे उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक प्रबंध प्रदान करने के लिए सम्मिलित है। यानी कि 24 घंटे इसमें शैक्षिक चीज़ें आती हैं, शैक्षिक प्रोग्राम आते हैं। DTH नेटवर्क द्वारा अपनी प्रोग्रामिंग को प्रसारित करने के लिए GS80-15 उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। चैनल गांधीनगर के बिसेंग एन से अपलिखित है। और फिर इसमें जो ये कौन सी चीज़ों की सामग्री होती है देखिए, NPTEL, IITS, UGC यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स, CSE और IGNOU सभी सामग्रियाँ प्रदान होती हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गाइस, फिल्मों के बारे में पढ़ेंगे अब हम। दृश्य शिक्षार्थियों के लिए महान संसाधन है, क्योंकि वह उन्हें सीखने में बाधा डालने वाली बाधाओं के बिना अवधारणाओं को समझने में सक्षम बनाती है। किताबों की तरह फिल्में छात्रों को विभिन्न पात्राओं में जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि उनका दृष्टिकोण कैसे भिन्न होता है और कैसे स्थितियों को संभालते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि पिक्चर से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं।
कैसे सीखते हैं कि जैसे किताबें होती हैं, किताबों को पढ़ के बच्चे समझते हैं, वैसे फिल्मों को देखकर भी बच्चे बहुत कुछ समझते हैं। शिक्षा में फिल्मों की भूमिका। बच्चों द्वारा स्कूल में पढ़े जाने वाली विषयों को संबोधित करने वाली फिल्में अन्य शिक्षण सामग्रियों की तरह ही प्रभावित होती हैं। वह दुनिया को, अब फॉर एग्जाम्पल एक वाली पिक्चर चली थी जो मंगल ग्रह वाली, तो मंगल ग्रह वाली बच्चों को इतनी इंटरेस्टेड लगी थी पिक्चर कि वो मंगल ग्रह वाली पिक्चर को देखते थे, क्योंकि वो उससे उनके सिलेबस से रिलेटेड थी। वह दुनिया को दूसरी दृष्टिकोण से देखते हैं और शिक्षकों को अपने पाठों को समृद्ध करने के लिए एक नया उपकरण प्रदान करते हैं। कक्षा में फिल्मों का एकीकरण और उपयोग छोटे बच्चों की कल्पना और कलात्मक जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरनेट और वेब। इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर और सर्वरों को एक वैश्विक नेटवर्क है जो लोगों को दुनिया में कहीं से कहीं भी संचार करने, जानकारी साझा करने और संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देता है। आई होप आपको समझ आती होगा कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट से आप कुछ भी अपने फ़ोन पे, आप अभी मेरी वीडियो जो देखेंगे, आप कैसे देख रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं। किसी से आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, ईमो कॉलिंग कर रहे हैं, टेलीग्राम कॉलिंग कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। तो आप संदेश भेज रहे हैं, किसी को मैसेज भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हैं। ये 1960 के दशक में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा कंप्यूटर को जोड़ने और शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच जानकारी साझा करने के तरीके में रूप में बनाया गया था। मतलब कि जो आपस में वैज्ञानिकों की जानकारी है उनको आपस में बातचीत करने के लिए बनाया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब या केवल वेब आपस में जुड़े दस्तावेजों और संसाधनों की एक प्रणाली है जो हाइपर लिंक्स और URL द्वारा एक साथ जुड़ी हुई है। यह टीम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में वैज्ञानिकों के लिए अधिक आसानी से जानकारी साझा करने के तरीके के रूप में बनाया गया है। वेब तेज़ी से इंटरनेट पर जानकारी तक पहुंचाने का सबसे लोकप्रिय तरीका बन गया है। इंटरनेट और वेब ने मिलकर हमारे संचार करने, व्यापार करने और जानकारी तक पहुंचने के तरीकों में क्रांति ला दी है। संचार भी हम इससे आसानी से कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, वो कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी साझा कर सकते हो, गूगल पर डालो कोई भी चीज़, उसकी सारी जानकारी आ जाती है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों के लिए तुरंत एक दूसरे से जुड़ना संभव बना दिया है और मीडिया और मनोरंजन से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक कई उद्योगों को बदल दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शिक्षा में इंटरनेट की भूमिका। क्या भूमिका है देखिए। इंटरनेट आधुनिक समय से उपयोगी तकनीकी है जो केवल हमारे दैनिक जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी हमारी मदद करता है। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इसका व्यापक रूप में जानकारी एकत्रित करने और अनुसंधान करने या विभिन्न विषयों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उपयोगी किया गया है। नंबर 1 आता है हमारा लागत प्रभावी और सस्ती शिक्षा। कैसी होती है लागत प्रभावी और सस्ती शिक्षा? देखिए, शिक्षा के लिए एक सबसे बड़ी बाधाओं में से एक उच्च लागत है। इसमें लागत जो भी लगती है शिक्षा में, पैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं देखिए। इंटरनेट शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है जो किसी राष्ट्र के सतत विकास के संदर्भों में एक है। ये वीडियो जैसे यूट्यूब्स वीडियो होती है, वेब ट्यूटोरियल वीडियो होती है, के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है जो सभी के लिए सस्ती और लागत प्रभावी होती है। अब फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आप, जैसे मैं ये पढ़ा रही हूँ और मैं अपनी बुक्स पब्लिश करवाऊँ और आप अगर वो बुक लेने जाएँ, इशू करने जाएँ, तो आपको वो बुक महंगी पड़ेगी क्योंकि उसमें प्रिंट होगा, पब्लिशर मेरा नाम होगा, पब्लिशर का नाम होगा, प्रिंट होगा, पेजेस होंगे और फिर उसकी हार्ड कॉपी बनेगी। कितनी की लगेगी एक बुक? आई डोंट नो। अब वही चीज़ आपको ये डिजिटल के थ्रू पढ़ाई जा रही है तो आपको क्या सस्ती पड़ रही है। आप अपने फ़ोन में नेट का रिचार्ज करा रखा होगा, जितने का भी 150-200, आई डोंट नो कितने का करा रखा होगा। किसी घर में वाईफाई होगा, किसी घर में नेट रिचार्ज होगा और उसके हिसाब से आप ये पढ़ रहे हैं वीडियो, तो आपको क्या पड़ रही है? सस्ती लागत पे पड़ रही है। आप इसको कैरी कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक आता है हमारा छात्र, शिक्षक और साथियों की सहभागिता। इंटरनेट ने छात्रों को सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और चैट फॉर्म की मदद में अपनी शिक्षक के एक अन्य साथी सहपाठियों के साथ लगातार संपर्क में रहने की अनुमति दी है। यानी कि जो टीचर्स हैं आप उनसे बातचीत कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम वीडियो बनाई है तो वीडियो पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये क्या है? हमारी सहभागिता है, साथियों के साथ सहभागिता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका प्रभावी शिक्षण और सीखने का उपकरण। प्रभावी शिक्षण के साथ
साथ साथ सीखने के उपकरण के लिए इंटरनेट एक प्रमुख उपकरण बन गया है। शिक्षक स्कूल की वेबसाइट या फॉर्म पर अपनी शिक्षण सामग्री, नोट्स और वीडियो पोस्ट करके इसे एक शिक्षण उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल गाइस, ये जो हमारा चैनल है, चैनल भी एक शिक्षण उपकरण है। कैसे? अब इसमें आपकी सारी स्टडी की वीडियोज़ है, कोई अननोन वीडियो नहीं है, सिर्फ स्टडी और नोट्स की वीडियोज़ है। तो ये क्या है? शिक्षण उपकरण है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तक आसान पहुंच। छात्र आसानी से यूट्यूब पर ट्यूटोरियल वीडियो जैसे गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री तक मुफ्त में पहुंच सकते हैं या अधिक गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री के लिए ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल गाइस, हमने भी एक ट्वीट चलाई थी कि अगर किसी भी बच्चे को ये नोट्स या फिर कुछ कैरी करना है तो आप सिर्फ इतने रुपीज़ दीजिए। तो ये बहुत, ऑनलाइन फीस बहुत कम है, तो आप ये कर सकते हैं कैरी। 5th पॉइंट आता है आपका डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया के साथ सहभागिता। डिजिटल मीडिया का नियमित उपयोग हमारे जीवन के सबसे बुनियादी हिस्सों में से एक है। डिजिटल बुलेटिन बोर्ड कागज़ बचाते हैं, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वीडियो और ऑडियो प्रदर्शित करने की अनुमति देते हैं। आजकल कई भुगतान वाली साइटें हैं जो शिक्षा संसाधन प्रदान करती है, जो गुणवत्ता में समृद्ध और जनता के लिए आसानी से समझ में आती है। आपको नवीनतम जानकारी से अपडेट रखना। सूचना सबसे बड़ा लाभ है जो इंटरनेट प्रदान करता है। हर विषय के लिए बड़ी मात्रा का उपयोग उपलब्ध है। ये हमें उन विषयों के बारे में नवीनतम जानकारी में अपडेट रखता है जिन्हें हमारी रुचि है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बच्चे की बीएड में रुचि है, तो अगर आप अपने गूगल पे बीएड में डालेंगे तो आपकी सारी उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। किसी की यूपीएससी में रुचि है, गूगल में यूपीएससी का डालेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, जो भी है सब कुछ। 7वां नंबर आता है मेरा मल्टीमीडिया के साथ सीखना। ये छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है क्योंकि ये ज्ञान को सरल बनाने में मदद करता है। साथ ही ये देखने में मदद करता है कि स्कूलों में शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है। यदि आप अंतिम परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से वीडियोस, ट्यूटोरियल और नए संसाधनों तक ऑनलाइन पहुँच कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, बच्चे अभी क्या, अब बीए का ही देख लीजिए, बच्चे स्टार्टिंग से बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी, लेकिन जब उनके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो वो यूट्यूब से वीडियोस ढूंढते हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टीमीडिया के साथ सीखना हो गया। तो गाइस देखिए, आज की वीडियो हमारा इतना ही। अगर आपको समझ आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।